जनूबी कोरिया में चंद घंटे की मार्शल लॉ और सीरिया में हेते शे यानी हयात तहरीर शाम ने एक तरफ तो हमा की तरफ रुख किया, लेकिन पीछे टर्किश बैक्ड एफएसए और मुराद ब्रिगेड ने थोड़ा धोखा दिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं जनूबी कोरिया से, जहां पे प्रेसिडेंट यून ने मार्शल लॉ लगाई, लेकिन उसके जवाब में पूरी पार्लियामेंट यानी 190 अराकीन खड़े हो गए और मार्शल लॉ की छुट्टी हो गई। और जैसी छुट्टी हुई, जो टैंक वैंक आए हुए थे, सोल्जर आए हुए थे, वो सब निकल के बाहर चले गए। एक तरफ तो साउथ कोरिया के अंदर बहुत एक तवील मार्शल लॉस का एक तारीख रही है। हमने देखा 1961 से लेकर 1988 तक, यानी तकरीबन 20 साल के लगभग एक कशमकश रही जमहूरी कुव्वतों में और अस्करी कुव्वतों में। और मगर 1988 के अंदर आके लास्ट मार्शल लॉ अपने इख्तिताम को पहुंची, सदारती इंतखाबात हुए और उसके बाद अब यानी दिसंबर आखिरी महीना 2024 का, और जो वहाँ के सदर हैं यून सुक योल, जो 2022 से अपनी इक़्तिदार के अंदर है, मगर उनकी पॉपुलैरिटी इतनी अच्छी नहीं थी। और उन्होंने कहा कि जी मेरा काम नहीं हो रहा, तो उन्होंने कहा मैं मार्शल लॉ लगा देता हूँ, और एक सरप्राइज मार्शल लॉ डिक्लेरेशन उन्होंने की। उसके बाद जो रद्द अमल हुआ, यानी आप कंपेयर करें जनूबी कोरिया को एक पाकिस्तान जैसे मुल्क के साथ, और आपको पता लगता है कि कितना बड़ा फ़र्क है। अब अमेरिका का भी एक किरदार रहा है ऑफ कोर्स जनूबी कोरिया के अंदर, और वहाँ पे जो आमरीत का एक दौर गुजरा है माजी के अंदर, उसके अंदर मगर इस बार अमेरिका के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं ट्रम्प साहब के आने से, तो उसके रिवर्बरेशंस एक तरीके से फैल रहे हैं दुनिया में, और इसका एक इम्पैक्ट हुआ है साउथ कोरिया के अंदर। अब ये हुआ जो एलानिया एक तरीके से दिया गया, वो दिया गया बुध के रोज़, और डिक्लेरेशन उठाने का जो ऐलानिया दिया गया वो दिया गया मंगल की रात को। उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि मैं एंटी स्टेट फोर्सेस, यानी आप पाकिस्तान से कंपेयर करें इसे, एंटी स्टेट फोर्सेस जो उनके डोमेस्टिक सियासी मुखालिफिन थे, उनके ऊपर उनकी वजह से उन्होंने किया। मगर ना सिर्फ उनके मुखालिफिन ने इसे रिजेक्ट किया, मगर उनके अपने पार्टी के जो मेंबर्स थे उन्होंने भी कहा, क्या बात कर रहे हैं आप, आगे बढ़े। 190 और 0 ये मार्जिन था। उन्होंने जो डिफीट किया है अपना मार्शल लॉ, जो मेन ऑपोजिशन पार्टी थी डेमोक्रेटिक पार्टी, उन्होंने कहा कि जी अब जो किया है यून साहब ने, ये डिक्लेयर करके उनके पार्टी मेंबर्स तो रिजाइन कर ही रहे हैं इन मास, यून साहब को या तो रिजाइन करना होगा, इस्तीफा देना होगा, या उनको अकाउंटेबिलिटी के लिए खड़ा होना पड़ेगा, इम्पीचमेंट होनी पड़ेगी, यानी कानूनी कार्रवाई करेगी पार्लियामेंट उनकी अगर तो वो इस्तीफा नहीं देते। अगर मार्शल लॉ हट भी गया, ये कह रही है डेमोक्रेटिक यानी जमहूरी पार्टी जो अपोजिशन के अंदर है, कि पहले तो ये बेवकूफ़ी की क्यों भाई। कोई पाँव होने चाहिए ना, कोई आपके पीछे आर्मी खड़ी हो, आपके पास बंदूकें हो, आपके पास कोई जनरल हो आसिम मुनीर जैसा, जो हर चीज़ हर कानून तोड़ने के लिए तैयार हो। और इसीलिए वो अब कह रहे हैं कि अगर आपने ये जो गलती की है इसका आपको खसारा भुगतना पड़ेगा। और वो खसारा क्या हो सकता है? वो ये हो सकता है बगावत का खसारा, कि अगर बगावत का चार्ज लग गया इनके ऊपर तो फिर तो खैर वहाँ पे मौत का सीन तो नहीं है, मगर ये बात वाज़ेह हो गई है कि जनूबी कोरिया ने एक बहुत बड़ा एक हादसा एक तरीके से बचाया है। और ये बेवकूफ़ी जो की है प्रेसिडेंट यून ने, इसके बाद उन्होंने अपना खट्टा बट्टा यानी अगला कर दिया। ये इसके अंदर तो कोई डाउट ही नहीं हो सकती है ना यार, कि आप कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री थोड़ी है, फिफ्थ वर्ल्ड कंट्री थोड़ी है पाकिस्तान की तरह। अब इसके यानी मिलिट्री कू पहले डिक्लेयर की, फिर फेल हुई, रद्द अमल हुआ,
लोग पार्लियामेंट बुलाए, ऑपोजिशन पार्टी ने कहा कि आओ, और लोग पार्लियामेंट पहुंच भी गए, अंदर भी घुस गए, कोई फायरिंग नहीं हुई उनके ऊपर, कोई कत्ले गैरत नहीं हुआ, कोई मैसेकर नहीं हुआ, उनको आने दिया गया। ये होता है कि यानी शऊर। आप बेवकूफ़ तो सियासत के अंदर हर जगह मौजूद होते हैं, मगर इतनी बेवकूफ़ी करने के बाद, और याद रखें जनूबी कोरिया एक तरफ, नॉर्थ कोरिया का अपना इन्फ्लुएंस भी है, और ट्रम्प साहब के आने के बाद तो किम जोंग उन जो है नॉर्थ कोरिया के अंदर वो और एम्बोल्डन हो जाएंगे। क्योंकि आपको याद होगा ट्रम्प साहब ने डीमिलिटराइज जोन के ऊपर जो कदम रखा था, हिस्टोरिक तारीखी वो मनाजिर थे, जो वो सदर थे, पहले अमरीकी सदर बने, वो नॉर्थ कोरिया गए और उनसे मिलने के लिए आए किम जोंग उन। मगर इस दौरान जनूबी कोरिया के अंदर एक पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी रही है, कई यानी पैंडेमिक के थ्रू भी करप्शन केसेस आए, सैमसंग की फैमिली के करप्शन केसेस, तो एक तारीख रही है करप्शन की और मिस गवर्नेंस की एक सतह पे। मगर दूसरी तरफ क्योंकि वो इतने स्ट्रांग उनके इंस्टीट्यूशंस हैं, अकाउंटेबिलिटी इतनी स्ट्रांग है वहाँ पे, कि इतना टर्मोइल होने के बावजूद भी जब ऐसी मुसीबत आई उनके सर पे तो वो सब एक हो गए। उन्होंने एक दूसरे को काटने की कोशिश नहीं की, उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार या तो हम है या तुम हो। उन्होंने कहा नहीं, हम सब एक ही साथ हैं। तो और ये आदमी जो है पागल, ये एक तरफ है, तो 190 की सिफर उससे इन्होंने एक एक बेवकूफ आना हिकमत अमली को रद्द कर दिया। अब इसके बाद अमेरिका का क्या रद्द अमल हुआ? अमेरिका ने कहा कि यार अच्छी बात है कि यून साहब पीछे हट गए, क्योंकि अमेरिका के बड़े स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं। नॉर्थ कोरिया की मैंने बात की, जापान के साथ लेके, तो एक पूरा एक सिक्योरिटी का पैराडाइम है जो बिल्ड होता है इसके ऊपर। बड़ी अजीब एक बात है यार कि एक मुल्क जो, याद रखें कि साउथ कोरिया और पाकिस्तान तकरीबन एक साथ ही आज़ाद हुए थे, रिपब्लिक बने थे। पाकिस्तान बना था 1947 में और साउथ कोरिया को आज़ादी मिली थी 1948 में। मगर वो एक जंग चल रही थी नॉर्थ और साउथ कोरिया। पेनिनसुला जो था वो फिर डिवाइड हुआ 1953 के अंदर जाके, और अमेरिकन प्रेजेंस तो यहाँ पे थी। एक डीएमवी बनी, डीमिलिटराइज जोन, जो डी फैक्टो बॉर्डर बन गया नॉर्थ और साउथ कोरिया के अंदर। और उसके बाद से लेकर अब तक तकरीबन 12 दफ़ा जो आपकी अस्करी कुव्वतें हैं उन्होंने ताकत लेने की कोशिश की है साउथ कोरिया के अंदर। और मगर इस बार अस्करी कुव्वतों ने कहा कि भाई इजी हो जाओ, हमें अपना काम करने दो, फोकस करने दो हमें, और आप लोगों ने जो करना है वो करें। तो अब शामत आएगी इनकी, यून साहब की। अब इन्होंने इतना ये बेवकूफ़ाना जो कदम उठाया वो किस कंसिडरेशन पे उठाया, क्या सोच समझ के उठाया, क्या थ्रेट्स उनको नज़र आ रही थी, क्या वो किस चीज़ के ऊपर काउंट कर रहे थे, ये सब सवाल हैं। अब ट्रम्प साहब भी आ रहे हैं कुछ ही यानी हफ्तों के अंदर, अब तो आने वाले हैं वो। तो उनका क्या इम्पैक्ट होगा, या उनका इम्पैक्ट आने से पहले ये सब कुछ हो रहा है। एक तरफ तो उनका इम्पैक्ट के ऊपर से बड़ा सवालिया निशान है, और बाइडन साहब के चाहते के ऊपर बड़ा सवालिया निशान है। दूसरी जानिब सीरिया के अंदर भी ट्रम्प इफेक्ट थोड़ा महसूस किया जा रहा है, सीरिया के अंदर भी और जॉर्जिया के अंदर भी बाय द वे, क्योंकि जॉर्जिया ने कॉकस के अंदर है, टर्की से ऊपर है, उसकी अलग बात करेंगे। टर्की सेंट्रल फोकस है यहाँ पे, मगर फोकस अपना एक तरफ लेके चलते हैं सीरिया के ऊपर। अब सीरिया के अंदर हयात तहरीर शाम और मुराद ब्रिगेड जो है, जो ज़्यादातर टर्किश बैक तुर्कमन उसके अंदर ज़्यादातर पाए जाते हैं नॉर्दर्न सीरिया के, उनके दरमियान एक इख्तलाफ हुआ है। और हेतेशे ने एफएसए और मुराद सईद ब्रिगेड के लोगों को लेपो के कुछ एरिया से हटा के ऊपर भेज दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी ये चोरी कर रहे थे, डाके मार रहे थे और चीज़ों को इफेक्ट कर रहे थे। इसको बहाना बना के उन्होंने ऊपर कर दिया। अब टर्की के ऊपर ये थोड़ा सा ज़रा एक डंडा भी है हेतेशे की तरफ से कि हाँ सही है, तुम हमें बैक करते थे, मगर तुम्हारे जो अपने पिट्ठू हैं उनको पहले संभालो, ये हमारा एरिया हमारा है, हम यहाँ पे कंट्रोल करेंगे। अच्छा, ये इख्तलाफ पुराने नहीं हैं, हेतेशे और दीगर और ग्रुप्स के अंदर सीरिया के अंदर इख्तलाफ होते रहे हैं। अपोजिशन ग्रुप्स भी बहुत डिवाइडेड रहे हैं। टर्किश पेट्रनेज किसके पास जाती है, कितनी नहीं जाती, वो सब चीज़ें डिटर्मिन करती हैं। मगर ऑब्वियसली हेतेशे अब ज़्यादा एम्बोल्डन्ड, एम्पावर्ड फील कर रहा है, क्योंकि वो देख रहा है एक तरफ अलेप्पो के अंदर, इदलिब के अंदर उसका वैसे ही अपना होल्ड अच्छा था, अब अलेप्पो के अंदर भी
उसका होल्ड अच्छा हो गया है, तो वो अपनी पोजीशन कंसोलिडेट कर रहे हैं। दूसरी जानिब हमा का जो एरिया है, हमा और उसके बाद होम्स आता है ना, हमा का जो एरिया है बिल्कुल अलेप्पो के नीचे लताकिया और तारतुस के साथ, वहां पे बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। उधर भी विलेजेस को थोड़ा अटैक किया और टेक ओवर कर लिया है। अब याद रखें, ये एलवी एरियाज हैं, ये रजीम के स्ट्रॉन्ग होल्ड और बशार अल साद की बैकिंग है यहाँ पे, और ये थोड़े हिली और माउंटेनस एरियाज हैं, तो उनको पेनिट्रेट करना या कब्जा करना यहाँ पे इतना मुमकिन नहीं है। मगर अब एम्बोल्डन होके हयात तहरीर शाम ऑब्वियसली एक मूव कर रहा है इन एरियाज की तरफ, और उसकी ये कोशिश होगी कि जितना वो कर सके, ले सके वो टेरिटरी हुकूमत से, वो ले लेगा। अब हमा एक बहुत अहम शहर है, क्योंकि ये डायरेक्टली जाता है, कनेक्ट करता है लताकिया और तारतुस को, और यहाँ पे पहले ऑपोजिशन का इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रैंगल्ड होल्ड नहीं हुआ। अम, तो अगर ये भी लेने के अंदर, यानी इसके ऊपर भी अटैक कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सीरियन रजीम की पोजीशन बहुत कमज़ोर है। टर्की का क्या मौक़िफ़ है? टर्की ऑब्वियसली अपने आप को नहीं चाहता कि कोई भी टेरर ग्रुप उसके बॉर्डर एरियाज के अंदर आए, थ्रेटन करे, स्पेसिफिकली पीकेके, येपीजे और एसडीएफ, जो पेट्रोनाइज कर रहे थे अमेरिकन भी, रशियंस भी और बशार अल असद भी। अब इस ऑफेंसिव के बाद और अलेप्पो में घुसने के बाद जो तल रिफात का एरिया है, जो एक तरीके से एसडीएफ का कॉरिडोर बना हुआ था मानबिज के साथ, वो कट गया है। आफरिन तो वैसे ही कटा हुआ था, वहां पे टर्किश फोर्स और ये टर्किश बैक लोग गए हुए थे। अब ये एसडीएफ और येपीजे का जो एक तरीके से कॉरिडोर कटने के बाद एक्सेस मिल गई है टर्किश और रेबल्स को, और जो फैमिलीज कटी हुई थी अलेप्पो के अंदर, फॉर एग्जांपल, लोग नकल मकानी करके ऊपर भागे थे सीरियन रजीम से। अब वो लोग वापस जा रहे हैं अलेप्पो, अपने घर वापस जा रहे हैं, तो उनके रिलेटिव्स जा चुके हैं वहां से या मर चुके हैं, कोई अता पता नहीं है। दूसरी जानिब से आफरिन लोग जो कर्ड्स भाग के गए थे और फंस गए थे वो एसडीएफ के एरियाज के अंदर, यहाँ के वो कर्ड्स भी हैं, उनकी फैमिली से अब वो जाके मिल सक रहे हैं आफरिन के अंदर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनामिक डेवलप हो रहा है। अब टर्की का मौक़िफ़ यह कि वो नहीं चाहता कि एसडीएफ या येपीजे या आइसिस या कोई भी ऐसा ग्रुप जो टर्किश एरियाज को थ्रेटन करे, लोगों को थ्रेटन करे रॉकेट से, मिसाइल से, वो आके कब्जा करे इन एरियाज के ऊपर। तो टर्की चाहेगा कि कोई हमेशा एक वैक्यूम क्रिएट ना हो। अब टर्की ये भी कह रहा है कि सीरियन रजीम से बशार अल असद साहब की कि एक जेन्युइन पॉलिटिकल प्रोसेस की ज़रूरत है, क्योंकि बशार अल असद ने जितनी बेगैरती की थी और जितने लोग उसके हुक्म पे मरे हैं, तो बदला, और ऑब्वियसली एक सीरिया के अंदर एक पूरी की पूरी जनरेशन तबाह हुई हैं बशार और हाफिज अल असद की वजह से, तो उसका बदला तो इंसर्जेंट्स ज़रूर लेंगे। और हयात तहरीर शाम एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ग्रुप है, अलकायदा अफिलिएटेड था। जोलानी एक यंग आदमी उसका हेड भी है, तो एक सीरियन रजीम के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान पड़ गए हैं, उसकी लेजिटिमेसी के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान पड़ गए हैं। टर्किश पोजीशन वैसे तो बहुत मुस्बत लग रही है, मगर टर्की को भी एक बैलेंस करने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि टर्की ने देखता है और जानता है कि यार कि आप इन एरियाज़ के अंदर वो प्रोवाइड भी कर रहे हैं फैसिलिटीज़, इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी की बात की, अलेप्पो के अंदर नए जो हयात तहरीर शाम ने जो इदलिब के अंदर सेल टावर्स और सेलुलर नेटवर्क्स लगाए थे, वो टावर्स लग रहे हैं, बिजली पहुंच रही है, पानी की फैसिलिटी आ रही है, तो बहुत ही रैपिडली एक वैक्यूम एक तरीके से फिल तो हो रहा है। और ये दिखाता है कि बशार अल असद की कितनी फेल्ड ये रजीम थी, कि बेसिकली टुकड़ों के ऊपर किसी भी तरीके से वो कब्जा करके रशियन और ईरानी और हिजबुल्ला और इराकी शिया हशद शाबी टाइप के ग्रुप्स के साथ वो कब्जा अपना मुकर्रर रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब एक और ऑल्टरनेटिव सामने आ रहा है। क्या ये ऑल्टरनेटिव स्वीप कर सकता है सीरिया को? ऑब्वियसली ये बहुत बड़े लोगों की ख्वाहिश हो सकती है, मगर इतना मुमकिन नहीं, क्योंकि सीरिया के इतने डिफरेंट ग्रुप्स हैं, अलवी, द्रूज, सुन्नी, शिया, तो इट्स कर्डिश फॉर एग्जांपल, तुर्कमैन, तो
इन सबको एक साथ रखना कांट बी पॉसिबल, बट एक पट्टी है जो फर्टाइल पट्टी जो चल रही है, लेपो, होम्स, होम्स, हमा, दमास्कस, घोता, ये पूरी एक फर्टाइल पट्टी है और यहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन रहती थी बिफोर द सिविल वॉर, और पुश हो गई वो फिर इदलिब की तरफ। तो अब ये एरिया जो रिक्लेम करेगा या इसके अंदर जो भी अपनी अथॉरिटी को इन्फोर्स कर पाएगा, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि बशार अल असद साहब के साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है। आप क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।